हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस कैन द एम्प्लॉयर पे एडिशनली अंडर द ईडीएलआई स्कीम। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो खर्चा है वो एडिशनली एम्प्लॉयर पे कर सकता है ईडीएलआई स्कीम, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड जो स्कीम है उसके तहत। तो यहाँ पे जो एडिशनली वो पे कर सकता है एक्सपेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 6C सबसेक्शन 4 द एम्प्लॉयर हैज द पे एन एडिशनल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1/4 ऑफ द देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन का वो 1/4 से ज़्यादा नहीं इसमें पे कर सकता है टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द स्कीम। स्कीम के जो भी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसको कवर करने के लिए वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 मतलब जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन उसका 1/4 से ज़्यादा नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ द ईपीएफ एक्ट स्पेसिफाइज द प्रोविजन ऑफ द ईडीएलआई स्कीम। ठीक है, तो ईडीएलआई योजना के जो प्रावधान बताए गए वो कौन सी शेड्यूल में बताए गए हैं। तो वो जो है वो 4th शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है। तो शेड्यूल 4th ऑफ द ईपीएफ एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट है द ईडीएलआई स्कीम में है प्रोविजंस दैट कैन टेक इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो ये जो स्कीम थी वो कौन सी डेट से मतलब कौन सी तिथि से प्रभावी होने का प्रावधान हो सकता है इसमें। तो ये या तो प्रोस्पेक्टिवली हो सकता है या फिर रेट्रोस्पेक्टिवली, भविष्य या मतलब भूत लक्ष्य ये इसका इफेक्ट लिया जा सकता है। सेक्शन सी सबसेक्शन सी में इसके बारे में बोला गया। अंडर सेक्शन 7A which authority is empowered to determine the amount due from an employer। मतलब जो एम्प्लॉयर से अमाउंट जो दिया जाना है ना वो डिटरमाइन करने का पावर किसके पास है, कौन सी अथॉरिटी की एम्प्लॉयर कितना अमाउंट पे करेगा ये कौन डिसाइड करेगा। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या अथॉरिटी जो है कर्मचारी भविष्य निधि आयोग, तो ये निर्धारित करेगा कि वो एम्प्लॉयर से देय राशि जो ड्यू अमाउंट है एम्प्लॉयर से वो देने का मतलब ऑथोरिटी, ये ऑथोरिटी एम्पावर करेगी कि ये इतना देगा अमाउंट। सेक्शन 7A एम्पावर्स वेरियस ऑफिसर, मतलब इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम दिए। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये ऑथोरिटी डिसाइड करेगी, या फिर एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर टू डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर अंडर ईपीएफ एक्ट। तो ये जो अथॉरिटी है इन सबके पास ये पावर है। दे हैव द पावर टू कंडक्ट इंक्वायरीज, इनके पास इंक्वायरी करने की पावर है। इन्फोर्स कंप्लाइंस को पूरा कराने की भी पावर इनके पास है। विच प्रोसीजर लॉ ग्रांट्स पावर्स टू द ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 7A। तो 7A के अंतर्गत जो जांच करने वाला अधिकारी को शक्ति प्रदान की गई, तो कौन से एक्ट के तहत ये दी गई है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत इनको ये अथॉरिटी दी गई है। If an employer fails to attend the inquiry under section 7A without a valid reason, what action can be of can the officer take। तो सेक्शन 7A में अगर इंक्वायरी हो रही है और कोई पर्सन जो है विदाउट मतलब फेल हो जाता है, एम्प्लॉयर जो है वो फेल हो जाता है अटेंड करने के लिए, कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो ऑफिसर क्या कर सकते हैं। तो ऑफिसर क्या कर सकते हैं, ऑफिसर कैन डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एंड डिटरमाइन द अमाउंट बेस्ड ऑन अवेलेबल रिकॉर्ड्स। तो वो जो एक्ट का जो एप्लीकेबिलिटी हो रही है उस पर डिसीजन ले सकता है और रिकॉर्ड में जो भी रिकॉर्ड के आधार पे जो भी उसकी राशि डिटरमाइन की गई है वो उससे ले सकता है, निर्धारित कर सकता है। सेक्शन 7 है सबसेक्शन 3M इसके बारे में बोला गया। सेक्शन 7A सबसेक्शन 3A इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू अपीयर
for the inquiry without a valid reason, the officer have the authority to decide the case based on जो केस है उसको ऑफिसर क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है जो भी एविडेंस अवेलेबल है रिकॉर्ड पे और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, जो भी इंक्वायरी के दौरान जो सबमिट किए गए तो उसके आधार पर वो केस डिसाइड कर दिया जाएगा। What is the time limit for an employer to apply for setting aside an ex parte order under section 7A? अब 7A में अगर कोई ex parte order दे दिया गया है तो उसको setting aside करने के लिए अप्लायर के पास एम्प्लॉयर के पास टाइम लिमिट क्या है ना, तो यहाँ पे 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, तो जब उसको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है उस दिन से 3 महीने के अंतर्गत वो उसको सेट असाइड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 section 4, if an order is passed ex parte without the presence of the employer has 3 months from the date of receiving the order to file an application to set aside. However, if an appeal has already been filed, then no such application can be made. अगर ऑलरेडी कोई अपील चल रही है इससे रिलेटेड तो फिर वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, वहाँ फिर एक्स पार्टी को सेट असाइड करने के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। अंडर सेक्शन 7C, विद इन हाउ मेनी ईयर्स कैन एन ऑफिसर रीओपन अ केस इफ द एम्प्लॉयर हैज कंसील्ड मटेरियल फैक्ट्स। अब एम्प्लॉयर ने क्या किया कि कुछ मटेरियल फैक्ट कंसील कर दिया, जब ये केस चल रहा था उससे रिलेटेड कोई क्लेम चल रहा है और उसने मटेरियल फैक्ट्स कंसील कर दिए, तो फिर ऑफिसर जब पता पड़ता है तो वो रीओपन कितने टाइम पीरियड में कर सकता है, तो 5 साल में वो रीओपन कर सकता है। अंडर सेक्शन 7C, इफ एन ऑफिसर फाइंड दैट एम्प्लॉयर हैज omitted material facts or failed to disclose important document, the officer can reopen the case within 5 years from the date of the original order passed अंडर सेक्शन 7A एंड 7B। 7A और 7B में जो ओरिजिनल ऑर्डर पास किया गया था उससे 5 साल के अंदर वो रीओपन किया जा सकता है। Under which section of the EPF Act can an officer reopen a case to determine an escaped amount due from an employer? तो एम्प्लॉयर से जो बकाया राशि थी उसको पुनः निर्धारित करने के लिए वापस से जो पुनः खोल सकता है, तो कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 7C में वो ऑफिसर वापस से उस केस को खोल सकता है लेकिन विद इन 5 years। तो ये सेक्शन जो EPF एक्ट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ escaped amount if an officer believes that some amount was not determined due to an omission or failure by the employer, he can reopen the case within 5 years of the original order under section 7A or 7B। Next, what is the maximum period within which an officer can reopen? तो 5 साल का दिया गया कि 5 साल के अंतर्गत वो रीओपन करवा सकता है केस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड रीजन फॉर रीओपनिंग अ केस अंडर सेक्शन 7C? सेक्शन 7C के अंतर्गत अगर रीओपन करा रहे केस तो वैलिड रीजन क्या है, तो द एम्प्लॉयर फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट, तो वैलिड रीजन है कि उसने मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोज नहीं किया था। Before passing an order under section 7C, what must the officer ensure? अगर सेक्शन 7C में कोई ऑर्डर दिया जा रहा है तो उसके पहले जो ऑफिसर उसको क्या निश्चित करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए, तो द एम्प्लॉयर हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो, जो ऑफिसर है, अथॉरिटी है, वो कोई भी डिसीजन दे उसके पहले, ऑर्डर पास करने से पहले वो ये देखेगा कि एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी मिली हो उसका केस प्रेजेंट करने के लिए। According to section 7C proviso, before redetermining the amount, the officer must ensure that the employer has been given a reasonable opportunity to present his side. This principle aligned with the natural justice के हिसाब से। Under which section of the EPF Act can the recovery of dues be made from an employer? तो किस सेक्शन के अंतर्गत एम्प्लॉयर जो बकाया राशि की एम्प्लॉयर से मतलब बकाया राशि की वसूली की जा सकती है, तो सेक्शन 8B to 8G के तहत रिकवरी ऑफ ड्यूज किया जा सकता है। What is the punishment for making a false statement to avoid payment under the EPF Act? अब पेमेंट नहीं करना EPF के एक्ट के अंतर्गत तो उसके लिए फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया है।
तो उसमें पनिशमेंट क्या होगी, तो उसके लिए पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन ऑफ 5,000 और बोथ. What is the minimum punishment for an employer who defaults in paying the deducted employees contribution? तो अगर उसने कंट्रीब्यूशन के लिए, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्ट तो कर लिया अमाउंट, है ना, और डिडक्टेड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, लेकिन डिफॉल्ट कर दिया एम्प्लॉयर ने उसको पे सब भरने में, तो वहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट क्या होगी, तो मिनिमम पनिशमेंट जो होगी 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है एंड 10,000 फाइन. मतलब यहाँ से कंट्रीब्यूशन तो कट कर दिया एम्प्लॉयज के इसमें से, लेकिन पे नहीं किया है. If an offense under the EPF Act is committed by a company, who will be held responsible? अब अगर कंपनी इस एक्ट के तहत अगर कोई ऑफेंस कमिटेड करती है तो कौन लाइबल होगा, तो द कंपनी एंड द पर्सन इन चार्ज, तो कंपनी भी होगी और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, इंचार्ज पर्सन था, वो लाइबल होगा. Which section of the EPF Act state that certain offences related to default in payment of contribution are cognizable? तो किस सेक्शन में बोल रखा है कि ये जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड पेमेंट का जो कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिफॉल्ट किया जा रहा है और ऐसा ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल है, तो ये किस सेक्शन में बोला गया है, तो सेक्शन 14A(b) के तहत ये बोला गया है कि ऐसे डिफॉल्ट करने वाले जो पेमेंट का कंट्रीब्यूशन पेमेंट का डिफॉल्ट करने वाले जितने भी ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल होंगे. Which authority must sanction the prosecution of an offense under EPF Act? तो प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए सैंक्शन करने वाली कौन सी अथॉरिटी है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो अथॉरिटी है वो अधिनियम के तहत अपराध के अभियोजन को मंजूरी देने वाला प्राधिकरण होगा. मिनिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस विथ एग्जम्पशन कंडीशंस अंडर सेक्शन 7. तो सेक्शन 7 के अंतर्गत जो कंडीशन दी है, अगर उसका नॉन कंप्लायंस हुआ है, ठीक है, मतलब जो एग्जम्पशन शर्तें थी उनका कंप्लायंस नहीं किया है, तो कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, तो 1 महीना कम से कम. What is the penalty for non-payment of inspection charges under section 6C? सेक्शन 6C में जो इंस्पेक्शन चार्जेस उसका पेमेंट नहीं किया है तो पेनल्टी कितनी है, तो 6 मंथ to 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस 5,000 फाइन, मतलब 6 महीने से 1 वर्ष की कैद हो सकती है प्लस फाइन 5,000 का फाइन लगेगा. What is the penalty for obstructing an inspector from discharging duties under the EPF Act? तो EPF Act के अंतर्गत अगर कोई इंस्पेक्टर कोई काम कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है, बाधा डाले जा रहे हैं ना, उसके ड्यूटीज को फुलफिलमेंट करने में बाधा डाली जा रही है, तो कितना दंड होगा, तो उसके लिए दंड जो होगा वो अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, फाइन अप टू 5,000 और बोथ, तो इतना देना होगा. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.